हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। ईगो अप्रोच और ईगो अवॉइडेंस के बारे में बात कर रहे थे लास्ट टाइम। मोटिवेटेड बिहेवियर के लिए जो लोग होते हैं वो दो तरीके से अपने आप को देखते हैं। एक होता है ईगो अप्रोच और एक होता है ईगो अवॉइडेंस। तो अब ये जो बेसिस ऑफ अचीवमेंट गोल थ्योरी है, इसमें जो दो अलग अलग तरीके बता रहे हैं, इसमें से कौन सा स्टाइल बेटर है? ईगो अवॉइडेंस स्टाइल बेटर है या ईगो अप्रोच स्टाइल ज़्यादा बेटर है? तो जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ऑब्वियसली द ईगो अवॉइडेंस स्टाइल इज नॉट गुड, इट लीड्स टू फेलियर। क्योंकि जो फेलियर है, अगर आप उसके डर में काम करोगे तो आपका ध्यान उस पर ज़्यादा रहेगा, फेलियर पे इंस्टेड ऑफ परफॉर्मेंस पे, और उस बेस में आप अपना बेस्ट नहीं कर पाओगे। तो फेलियर पे तो फोकस बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। रैदर द स्पोर्ट्स पर्सन सफर्स फ्रॉम एंग्जाइटी एंड लैक ऑफ फोकस। तो अगर फेलियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा तो एंग्जाइटी एंड लैक ऑफ फोकस तो रहेगा ही रहेगा। मास्टरी गोल्स आर बेटर देन ईगो अप्रोच गोल्स, और मास्टरी गोल ज़्यादा बेटर होते हैं ईगो अप्रोच गोल से। बिकॉज अगर आपके मास्टरी गोल्स हैं तो आप अपने काम में इंजॉय करते हो, आप मोटिवेटेड होते हो अपने ही आप को और बेटर करने में। सो शी स्ट्राइव्स फॉर मास्टरी विदाउट बॉदरिंग फॉर वट अदर्स परफॉर्मेंसेज। तो मास्टरी गोल में क्या होता है कि आप अपने काम में मास्टरी के लिए स्ट्राइव करते हो, मतलब अपने काम में मास्टर होना चाहते हो, एक्सपर्ट होना चाहते हो। इस चीज़ से आपको कोई मतलब नहीं है कि दूसरों की परफॉर्मेंस क्या है, आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको बस अपनी परफॉर्मेंस को और बेटर बनाना है। तो इसमें आपको ना तो फेलियर के बारे में सोचना है ना किसी और के बारे में। ईगो अप्रोच में एक चीज़ और है कि आप दूसरों से बेटर होने की कोशिश करते हो, और सपोज ये आप ये सोचो कि कोई और आपसे बेटर ही नहीं है, तो आपको लगेगा कि कोई चैलेंज नहीं है आपके सामने, तो आप अपना फुल पोटेंशियल कभी रियलाइज ही नहीं कर पाओगे। तो दूसरों से अगर आप कंपेयर करोगे अपने आप को, उस केस में भी आप एक ऑप्टिमम, जैसे सपोज आपको पता है कि आपका लेवल ये है और एक पर्सन का लेवल ये है, तो आपका टारगेट सिर्फ ये होगा कि मैं इससे ऊपर पहुंच जाऊं यहाँ तक। आप उससे ज़्यादा ऊपर आप जा सकते हो, लेकिन आप वो टारगेट ही नहीं करोगे। तो इसलिए मास्टरी गोल जो है वो ज़्यादा बेटर है, जब आप अपने आप को ही आगे फर्दर पुश करते हो और ज़्यादा बेटर होने के लिए। Sports psychologists recommend that while training off field, one must be motivated by mastery goals. बट वंस यू आर इन द रियल गेम यू शुड बी मोटिवेटेड बाय ईगो अप्रोच। तो जैसे आप ऑफ फील्ड ट्रेनिंग कर रहे हो, सिर्फ अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, तब आप मास्टरी गोल को अपने माइंड में रखो कि मुझे और बेटर करना है, इससे बेटर करना है, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करो। जब आप गेम में हो तब आप ईगो अप्रोच का यूज़ करो कि हमने सामने वाली टीम से बेटर परफॉर्म करना है। ईगो अवॉइडेंस गोल तो वैसे भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो फेलियर की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं। Many psychologists have observed that goal setting improves performance. गोल सेटिंग करती है परफॉर्मेंस इंप्रूव, लेकिन आपके गोल रियलिस्टिक होने चाहिए। इसके लिए ये स्मार्ट वर्ड यूज़ किया हुआ है। स्पेसिफिक गोल्स होने चाहिए, मतलब कि आपको पता हो कि आपने क्या अचीव करना है। स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, आपको पता हो कि वो गोल जो है वो कितने टाइम में अचीव हो सकता है, और कितना बड़ा गोल है आपका, कहीं ऐसा तो नहीं है जो आप कभी अचीव नहीं कर सकते। एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, जिसके ऊपर आप काम कर सको एक्चुअल में। रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। आपने जैसे टाइम सेट कर रखा है कि मुझे 2 साल में करना है, मुझे 5 साल में करना है, टाइम बाउंड होना चाहिए। तो इस तरीके से स्मार्ट गोल्स होने चाहिए। जो गोल स्मार्ट होंगे वही गोल आपको मोटिवेट करेंगे। Often chaining and shaping techniques are also used to teach trainee sports person complex motor skills. तो chaining और shaping दो ऐसी टेक्निक्स हैं जो लर्निंग क्लासिकल कंडीशनिंग में हमने सीखी थी, पढ़ी थी वहाँ पे, उनका भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आते हैं साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन इन टीम स्पोर्ट्स। तो देयर आर ब्रॉडली 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्ट, एक होते हैं इंटरैक्टिव और एक होते हैं को एक्टिव। इंटरैक्टिव कौन से हैं? जैसे फुटबॉल, हॉकी, जिनमें जो परफॉर्मेंस है ना वो इंटरपर्सनल डायनामिक्स पर डिपेंड करता है कि आपस में एक दूसरे के साथ आपके क्या डायनामिक्स हैं। फुटबॉल में, हॉकी में, ये हो गए इंटरैक्टिव। को एक्टिव कौन से होते हैं? जैसे स्विमिंग हो गया या गोल्फ हो गया, जिसमें आपकी परफॉर्मेंस दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। इंटरैक्टिव में आपकी परफॉर्मेंस आपकी टीम के ऊपर डिपेंड करती है। क्रिकेट क्या है? क्रिकेट इज अ हाइब्रिड है, जहाँ पे बैट्समैन की अपनी खुद की परफॉर्मेंस भी इंपॉर्टेंट होती है, जो को एक्टिव में आ जाती है, और फील्डिंग टीम का बिहेवियर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो इंटरैक्टिव में आ जाता है।
There are many psychological factors involved in interactive sports and demand psychological intervention to enhance group performance. अभी इंटरेक्टिव की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंटरेक्टिव सपोर्ट ऐसा है जिसमें आपको दूसरों को साथ लेके चलना है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको ज़रूरत होती है एक मोटिवेशन की। और ग्रुप परफॉर्मेंस में किस तरीके से स्ट्रैटेजीज यूज़ करी जाए कि सारा ग्रुप एक साथ परफॉर्म करे, इसीलिए। तो ये कौन से इंटरवेंशंस हैं? सोशल लोफिंग है, ग्रुप कोहेशन है एंड कोऑर्डिनेशन फैक्टर्स हैं। Steiner observed that a good team is more than a group of skilled players. If members don't work together, then actual productivity equals to potential productivity minus losses due to faulty group process. तो स्टीनर ये कह रहे हैं कि एक टीम, अच्छी टीम का मतलब है कि उनमें स्किल्ड प्लेयर्स भी हों, प्लस उससे कहीं ज़्यादा होना चाहिए। खाली स्किल्ड प्लेयर होने से एक टीम नहीं बन जाती है, आपस में आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होने चाहिए। और एक्चुअल प्रोडक्टिविटी कैसे होती है? जो आपकी पोटेंशियल प्रोडक्टिविटी है उसमें से जब आप माइनस करोगे अपने लॉसेस को, तब आपकी एक्चुअल प्रोडक्टिविटी आएगी। तो जैसे कि इसमें पहली चीज़ है सोशल लोफिंग। सोशल लोफिंग क्या होता है कि जब टीम में काम कर रहे होते हैं तो उसमें एक जो आलसी बंदा होता है वो सोचता है कि भाई बाकी काम कर रहे हैं तो मैं आराम से बैठ जाता हूँ, क्योंकि क्रेडिट तो पूरी टीम को ही मिलेगा। तो उस केस में प्रॉब्लम हो जाती है। सोशल लोफिंग मीन्स रेफर्स टू अ फिनोमिनन वेयर इन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस डिक्रीजेज व्हेन द इंडिविजुअल फाइंड्स हरसेल्फ इन अ ग्रुप। तो ग्रुप में आप मेहनत कम करते हो क्योंकि आपको ये पता होता है कि अगर जीतेंगे तो क्रेडिट पूरी टीम को मिलेगा, हारेंगे तो भी ब्लेम पूरी टीम पे जाएगा, तो इंडिविजुअल के ऊपर कुछ नहीं आएगा, तो इसलिए इंडिविजुअल्स परफॉर्म कम करते हैं। सोशल लोफिंग नहीं होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू वुड्स, सोशल लोफिंग इज एसेंशियली द रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन मोटिवेशन। तो मोटिवेशन जब डिक्रीज हो जाता है तो लोग सोशल लोफिंग करते हैं, जहाँ पे उनको लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी तो बटी हुई है, अकेले हमारी तो है नहीं, सबकी है तो सब करेंगे। देयरफॉर बिलीव दैट स्पोर्ट्स कोचेज एंड साइकोलॉजिस्ट शुड मॉनिटर एंड गिव फीडबैक ऑन द परफॉर्मेंस। तो इसको हम कैसे कम कर सकते हैं कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर भी आप फीडबैक दो, ग्रुप के ऊपर तो दो ही, साथ साथ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर भी दो, ताकि उनको ये लगे कि हमारी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी मॉनिटर की जा रही है, और अगर हम नहीं काम करेंगे तो वो भी देखा जाएगा। फिर आता है कोहेजन कितना होना चाहिए ग्रुप में। कोहेजन क्या है? इट इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म्स अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स इनटू अ ग्रुप। तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स का आपस में जब कोहेजन होता है तो एक ग्रुप की तरह रिएक्ट करते हैं। कोहेजन कैन बी डिफाइंड एज द टोटल फील्ड ऑफ फोर्सेज विच एक्ट ऑन मेंबर्स टू रिमेन इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। कोहेजन का वैसे तो मतलब होता है साथ साथ रहना। तो स्पोर्ट्स में क्या होता है, दो मेजर टाइप ऑफ कोहेजन होते हैं, एक तो टास्क कोहेजन होता है और दूसरा होता है सोशल कोहेजन। टास्क कोहेजन मीन्स जो काम आप साथ साथ करते हो, डिग्री टू विच ग्रुप मेंबर्स वर्क टुगेदर। तो आप कोई काम एक साथ कर रहे हो, एक साथ कमिटेड हो किसी कॉमन गोल के लिए, तो वो टास्क कोहेजन हो गया। जैसे सब लोग मिलके मैच जीतना चाहते हैं। सोशल कोहेजन क्या है? डिग्री टू विच ग्रुप मेंबर्स शेयर पर्सनल रैपो। सोशल मीन्स आपकी पर्सनल रैपो कितनी है, आपकी पर्सनल क्लोजनेस कितनी है एक दूसरे के साथ। दोनों ही चीज़ें अच्छी टीम बनाने के लिए ज़रूरी है, टास्क कोहेजन भी एंड सोशल कोहेजन भी। So while dealing with the issue of cohesion, the sports psychologist first takes direct assessment as given by the players to determine the amount of cohesiveness in the team. तो डायरेक्ट असेसमेंट कैसे करते हैं? जैसे पीरियोडिक टीम मीटिंग करा के, एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिल्ड करके, और अगर कोई टीम में प्रिजुडिस है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसको रिमूव करा जाता है असेसमेंट में अगर उन्हें लगता है ऐसा। फिर डेवलप इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन ग्रुप में होने चाहिए ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। फिर आते हैं कोऑर्डिनेशन फैक्टर्स। Coordination factors refers to the degree to which each player's skills are meshed together with other skill. तो कैसे हम प्लेयर्स के स्किल्स को आपस में मैच करते हैं। जैसे कि हम टीम बनाते हैं तो उसमें बोलते हैं कि तुम दोनों एक साथ करोगे ये वाला काम, तुम दो लोग एक साथ चलोगे, तुम दो, ऐसे करके जिसका स्किल जिसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है उसके साथ उसको हम टास्क कोहेजन में डाल देते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। ट्रेनिंग टाइम शुड इंक्लूड प्रैक्टिस, फॉर एग्जाम्पल पासिंग अ फुटबॉल अमंग प्लेयर्स। तो आप एक दूसरे के साथ जब प्रैक्टिस करते हो, टाइमिंग की प्रैक्टिस करते हो, पैटर्न, मूवमेंट, इन सब चीज़ों की, तो कोऑर्डिनेशन फैक्टर्स आपके बिल्ड होते हैं।
रिहेबिलिटेशन ऑफ इंजर्ड एथलेटिक्स, तो जो लोग इंजर्ड हो जाते हैं वो बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं। हमने भी देखा कई बार कि जैसे ही लोग इंजर्ड हो जाते हैं उनके अंदर एक मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है। उनको कैसे रिहेबिलिटेट करना है, तो ये एक मेजर चैलेंज है स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का कि वो उन लोगों को रिहेबिलिटेट करे। इट हैज़ बीन फाउंड दैट इंजर्ड एथलीट्स कॉमनली एक्सपीरियंस टेंशन, डिप्रेशन, एंगर। तो ऑब्वियसली कोई अपने गेम नहीं खेल पा रहा है अपना, वो जिसमें उसका पैशन है बहुत ज़्यादा, वो चीज़ नहीं कर पा रहा है, तो वो टेंशन में, डिप्रेशन में तो रहेगा ही। उसको इमोशनल डिस्ट्रेस भी बहुत फील होगा। तो ऐसे में रिहेबिलिटेशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है साइकोलॉजिस्ट को। Many models have been established to explain psychological responses to sports injury. तो इसमें पहला स्टेज मॉडल है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, स्टेज मॉडल। वो ये क्या, ये कुबलर एंड रॉस का है। ये एक्चुअली KI नहीं है, ये KU है, यू के ऊपर 2 डॉट्स हैं। तो कुबलर एंड रॉस का स्टेज मॉडल है जिसमें वो कह रहे हैं कि स्टेजेस के थ्रू हम पास होते हैं जब भी हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में होते हैं, जैसे डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग। ये उसमें भी होता है, जैसे कोई किसी को बहुत टर्मिनल इलनेस है, कोई जिसको कैंसर है, उस टाइप की चीज़ है, तो वो जब डिस्ट्रेस में होता है तो वो भी इन सारे स्टेजेस से पास होता है। तो डिनायल मतलब पहले वो मानता ही नहीं है कि मेरे साथ कुछ हुआ है ऐसा, या मैं बीमार हूँ। फिर वो एंगर, गुस्सा होता है कि मैं ही क्यों हूँ ऐसा। फिर वो बार्गेनिंग करता है कि काश मैं इसके बदले ऐसे हो जाता, वो हो जाता, अपने ही अंदर अंदर, मतलब किसी और से नहीं। फिर डिप्रेशन में आ जाता है जब उसे लगता है कि उसकी स्टेज बदल नहीं सकती है उसकी सिचुएशन। फिर लास्ट में वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करने के बाद कुछ लोग जो है वो बहुत ही ब्रोकन हार्टेड होके रह जाते हैं, और कुछ होते हैं जो अपने आप को चैलेंज करते हैं इम्प्रूव करने की। ये तो बहुत पॉपुलर मॉडल है आपका। ये डेथ वाले जब हमने वो चैप्टर पढ़ा था उसमें भी था कि कोई जब किसी की डेथ अप्रोच, उसको पता होता है कि मैं नहीं बचूंगा, वो भी इन सारे स्टेजेस से पास ऑन होता है। दूसरा स्टेज मॉडल है प्रेजेंटेड बाय हार्डी, दैट स्टेट्स दैट इमोशनल रिएक्शन आफ्टर इंजरी हैज 2 phases। अब हार्डी कह रहे हैं कि 2 phases होते हैं, रिएक्टिव और एक अडेप्टिव। रिएक्टिव फेज क्या होता है, जिसमें शॉक, नेगेटिव इमोशन, डिप्रेशन, एंगर, डिनायल, तो सारे नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं, सडनली जो रिएक्शन होता है जब कोई बीमार हो जाता है, तो वो रिएक्टिव फेज हो जाता है। अडेप्टिव क्या होता है, फिर वो धीरे धीरे अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करता है, पॉजिटिव सोचता है, अपने आप को दोबारा से खड़ा करने की कोशिश करता है, वापस ठीक होके वापस अपने काम में जाने की कोशिश करता है और होप रखता है, तो वो अडेप्टिव फेज हो गई। तो एक तरीके से जो रिएक्टिव फेजेस हैं वो ये वाली सारी आ जाती हैं। फिर लास्ट में जब एक्सेप्टेंस है वो अडेप्टिव में आ जाता है कि जब वो एक्सेप्ट कर लेता है और अपने आप को चेंज करने की कोशिश करता है, इम्प्रूव होने की। A major shortcoming of stage model was they failed to account for individual differences। अब जो ये स्टेज मॉडल हमने पढ़ा, इसका कह रहे हैं कि शॉर्टकमिंग ये है कि इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी तो हो सकते हैं। ज़रूरी थोड़ा ना कि हर कोई डिनायल स्टेज में जाएगा, या हर कोई बार्गेनिंग करेगा, या हर कोई डिप्रेशन में थोड़ी जाता है। ज़रूरी नहीं है कि सब डिप्रेस हो जाएं। सो इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में बात नहीं करी है इस वाले स्टेज मॉडल में। मैनी रिसर्चर्स स्टार्टेड बिल्डिंग मॉडल बेस्ड ऑन कॉग्निटिव अप्रेजल ऑफ इंजरी। तो बाद में वही रिसर्चर्स ने बोला है कि कौन किस तरीके से अपनी इंजरी को लेता है उस पर डिपेंड करता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा अपनी इंजरी को लेके नेगेटिव हो जाता है तो वो हो सकता है कि वो डिप्रेशन में चला जाए। अगर नहीं कोई होता है तो वो हो सकता है कि वो जस्ट उसको नॉर्मली एक प्रॉब्लम मान के उसको फेस करके आगे बढ़ जाए। तो इसमें अकॉर्डिंग टू वन सच मॉडल, इंजर्ड एथलीट्स पर्सनल फैक्टर एंड सिचुएशनल फैक्टर इन्फ्लुएंस। तो इसमें भी वही बात आ जाती है कि उनके पर्सनल फैक्टर यानी कि उनकी पर्सनालिटी, उनका एटीट्यूड, ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वो कैसे लेते हैं उस चीज़ को, और सिचुएशनल फैक्टर्स भी कि किस सिचुएशन में वो हैं। Psychological intervention in the case of injured sports person are varied and various techniques are suitable। अब साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस की कुछ टेक्निक्स यहाँ बताई हैं जो इंजर्ड हो जाते हैं उनके लिए। काउंसलिंग है, जिसका मतलब है उनको आप काउंसलिंग करो, उनसे बात करो, एक्टिव लिसनिंग आ जाती है जिसमें कोपिंग स्ट्रैटेजीज आ जाती हैं, नेगेटिव बिलीव्स को उनके काउंटर करो। फिर आ जाता है कॉग्निटिव इंटरवेंशंस आ जाती है जिसमें पॉजिटिव सेल्फ थॉट, रैशनल रीजनिंग वगैरह होती है। कॉग्निटिव बिहेवियर इंटरवेंशन आ जाती है सच एज सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ डिस्ट्रेस, सेल्फ टॉक, एंड देन रिलैक्सेशन थेरेपी आ जाती है जिसमें स्ट्रेस रिडक्शन ट्रेनिंग होती है योगा के थ्रू एंड मेडिटेशन के थ्रू।
तो ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का आपका चैप्टर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर 7 शुरू करेंगे, मिलिट्री साइकोलॉजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।